आज हम करेंगे रीढ़ की हड्डी का 9वां गद्यांश। तेज आवाज़ में जी हाँ और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। और ज़रा अपने इस साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भाग खड़े हुए थे। उमा की सत्य परंतु कड़वी बातें सुनकर गोपाल प्रसाद को बहुत गुस्सा आता है और वे राम स्वरूप जी से कहते हैं कि क्या उन्होंने उनकी इज्जत उतारने के लिए अपने घर पर बुलाया था। यह सुनकर उमा पुनः तेज आवाज़ और व्यंग्यपूर्ण स्वर में कहती है कि जी हाँ, आप ही का मान सम्मान है। क्या यह हमारा अपमान नहीं है कि आप इतनी देर से मेरी जांच परख करे जा रहे हैं। मुझ में कोई कमी तो नहीं है। क्या कभी आपने अपने लड़के की कमियों के बारे में भी जाना है। ज़रा अपने सपुत्र से पूछ कर देखिए कि पिछली फरवरी में वह लड़कियों के छात्रावास के आसपास क्यों घूम रहा था और वहाँ से किस प्रकार भगाया गया था। उमा के कहने का अभिप्राय यह है कि उसमें तो बेशक कोई कमी नहीं है, परंतु गोपाल प्रसाद का लड़का शंकर चरित्रहीन है। अब हम करेंगे 10वां गद्यांश। जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ। मैंने बीए पास किया है। कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की और न ही आपके पुत्र की तरह ताक झाँक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान सम्मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैर पकड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। उमा और लड़कियों के हॉस्टल का जिक्र करने पर गोपाल प्रसाद उससे पूछते हैं कि क्या वह कॉलेज में पढ़ी है। वह सुनकर राम स्वरूप तो अपना झूठ पकड़े जाने पर चुप हो जाते हैं, परंतु उमा निर्भीकता से कहती है कि जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ। मैंने स्नातक की उपाधि भी प्राप्त की है। तो क्या यह कोई पाप किया है या चोरी की है। अर्थात मैंने पढ़ाई करके न तो कोई पाप किया है और ना ही चोरी की है। मैंने आपके पुत्र की तरह इधर उधर ताक झांक करके अपनी कायरता और चरित्रहीनता का भी परिचय नहीं दिया है। मुझे अपनी इज्जत तथा मान सम्मान का पूरा ध्यान है, परंतु आपके लड़के को अपनी और अपने परिवार की इज्जत की कोई परवाह नहीं है। यही कारण है कि जब वह छात्रावास के आसपास ताक झांक करते हुए पकड़ा गया था तो बड़ी मुश्किल से नौकरानी के पैर पकड़कर अपना मुंह छिपाकर वहाँ से भागा था। अब हम करेंगे 11वां गद्यांश। खड़े होकर गुस्से से बस हो चुका। बाबू राम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि वह तो सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। छड़ी ढूंढकर उठाते हुए बीए पास, उफ, गजब हो जाता है। झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे चलो। उमा की बातें सुनकर उसके पिता राम स्वरूप उसे उमा उमा कहकर रोकने की कोशिश करते हैं, परंतु गोपाल प्रसाद खड़े हो जाते हैं और क्रोध से कहते हैं कि बहुत नाटक हो गया। बाबू राम स्वरूप, आपने मेरे साथ धोखा किया है। आपकी लड़की ने स्वीकार किया है कि वह बीए पास है, जबकि आपने मुझसे झूठ कहा था कि वह 10वीं तक पढ़ी है। अब मैं यह रिश्ता नहीं कर सकता। मुझे मेरी छड़ी दे दीजिए, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर स्वयं ही अपनी छड़ी ढूंढकर उठा लेते हैं और कहते हैं कि वह लड़की बीए पास है। उफ, अभी उसका यह हाल है। यदि शंकर से उसका विवाह हो जाता तो अनर्थ ही हो जाता। लोगों के झूठ बोलने की भी
अब कोई सीमा नहीं रही। वह शंकर से वहाँ से चलने के लिए कहता है। अब हम करेंगे 12वां गद्यांश। जी हाँ, जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, यानी बैकबोन। उमा की कटु आक्रोश भरी बातों को सुनकर गोपाल प्रसाद अपने लड़के को साथ लेकर वापस जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं कि उमा पुनः जले पर नमक छिड़कते हुए कहती है कि जी हाँ, जाइए, अवश्य जाइए, परंतु अपने घर जाकर यह अवश्य पता लगाना कि आपके प्रिय पुत्र की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। कहने का अभिप्राय यह है कि यह अवश्य पता कर लेना कि आपके प्रिय पुत्र का चरित्र सही है या नहीं। यदि उसका चरित्र उज्जवल होता तो उसे लड़कियां के छात्रावास से बेइज्जत होकर न भागना पड़ता। उमा पुनः रीढ़ की हड्डी शब्द पर यह सिद्ध करने के लिए जोर देती है कि गोपाल प्रसाद का लड़का चरित्रहीन है और वह ऐसे लड़के से उसके चाहने पर भी विवाह नहीं कर सकती। कल हम फिर मिलेंगे।